तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं 13 से 20 जून तक जिनका भी एग्ज़ाम है एमटीएस का, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड सवाल हम लोग देखेंगे। और आज का दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण जो भी दिवस मनाए जाते हैं उनसे संबंधित हम लोग सवाल देखेंगे। और उसके अलावा और भी अन्य सवाल देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि अगर इससे कोई भी प्रश्न बनता है दोस्तों आपके तो उससे छूटे ना। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रश्न। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे। बहुत दोस्तों मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों, आपका एक लाइक से दोस्तों बहुत मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए अच्छा करने के लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बात करें राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। इसके अलावा बात करें तो अनुच्छेद 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य में जो है एक राज्यपाल होगा। ओके, और एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं कि जो आपके सवाल एग्जाम में डायरेक्ट छपते हैं तो उसमें कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका अनुच्छेद 1। यह घोषणा करता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। बहुत इजी सवाल है, अगर आपसे पूछे तो आपका अनुच्छेद 1 आपको लगाना है। अगला सवाल अगर आपसे पूछता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये आपका अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 3 की बात करें तो ये आपके संसद जो है विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वह पहले से व्यवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम का परिवर्तन कर सकती है। ये सवाल भी आपका डायरेक्ट छपता है परीक्षा में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि आपसे पूछेगा कि नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 5 जो है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। अब दोस्तों हम लोग फंडामेंटल राइट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में दोस्तों है हमारा सबसे पहला अनुच्छेद 14 जो कि कहता है विधि के समक्ष समानता, राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। इट मीन्स कि कोई इस पे धर्म जाति के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 16, तो इसकी बात करें तो ये कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ओके, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगे जो भी ये होंगे उसमें जो है सबको समान अवसर मिलेंगी। अनुच्छेद 17 आपसे छपता है दोस्तों, ये जो भी सवाल है डायरेक्ट छपने वाला सवाल है दोस्तों, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको नोट करते चले। या फिर दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे दोस्तों आपको ये पीडीएफ इस वीडियो के साथ साथ आपको अपलोड कर दी जाएगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 की बात करें तो ये कहता है उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 की बात करें तो ये दोस्तों आपका है वाक्य की स्वतंत्रता, इट मीन्स बोलने की स्वतंत्रता, आज़ादी। नेक्स्ट अनुच्छेद 20 की बात करें तो ये सवाल है दोस्तों आपका अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ओके, अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद में एक है आपका। ओके, इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 21A या 21 क, ये कहता है कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इट मीन्स इनको जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ओके, इसके साथ साथ बात करें दोस्तों अनुच्छेद 22 की तो ये आपका कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। ओके, ठीक है, इसके बाद आपसे अगर सवाल पूछता है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23। और 24 आपसे होगा तो 24 में आपको ध्यान रखना है कि कारखानों, इट मीन्स इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी बात होगी। और 23 में जो है आपके बाल आश्रम दुर्व्यापार के बारे में बात होगी और 24 में कारखानों में। तो ये दो कन्फ्यूजन होता है, आपको ध्यान रखना है। कारखाना जो है वो बाद में आएगा, पहले दुर्व्यापार किया जाएगा फिर कारखाना में बालक को काम कराया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 की बात करें तो यह हमारे धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 26 जो कि आपके धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अब दोस्तों बीच का जो 27 या 28 है उससे इम्पोर्टेंट है अब दोस्तों आपका अनुच्छेद 29 जिसमें आपका है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना।
और अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को भी अधिकार है। इट मीन्स कि जो SC ST के लोग हैं, जो कि निचली जाति के जो लोग कहा जाता है, अल्पसंख्यक वर्ग जिनको कहा जाता है, तो वो लोग भी जो हैं उनको भी अपने शिक्षा का संस्थान वो खोल सकते हैं, वो स्कूल खोल सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं, कुछ भी वो खोल सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 जो है अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, इसमें जो है आपके उपचार दिए गए हैं। जैसे क्या है कि आपके 5 रिट दिए गए हैं, जिससे कि कोई भी इंसान जो है अगर उसके साथ कोई भी उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो दोस्तों वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 लगाकर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद दोस्तों आपका डायरेक्ट आता है अनुच्छेद 40, जो कि DPSP के अंदर आपका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें दोस्तों आपका पहला है अनुच्छेद 40 में क्या है कि ग्राम पंचायत का संगठन, क्या है ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है, ये सवाल डायरेक्ट छपेगा आपसे एग्जाम में दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लें। अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट, MTS में 3 से 4 बार पूछा गया है, समान नागरिक संहिता, इट मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आपका आ जाएगा। ओके, इसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 45 ये बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है ये करता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद किसके है, तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जो 51A हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था आपका 1976 में, इसके द्वारा जोड़ा गया था। बट उस टाइम जो है आपके 10 मूल कर्तव्य थे, 11वां मूल कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 52 की, तो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अभी वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि आपके 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इसके बाद दोस्तों आपका सवाल है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 की बात करें तो ये संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है। ओके, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अगर आपसे सवाल पूछे तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन, और निर्वाचन की क्या रीति होगी, किस तरह से निर्वाचन होगा उनका, वो आपका अनुच्छेद 55 के तहत होगा। अब ये इंपॉर्टेंट निर्वाचन की रीति क्यों है, क्योंकि जो है आपका अभी आपके ज़्यादा दिन नहीं हुआ है प्रेसिडेंट चेंज हुए, तो इसीलिए जो है दोस्तों आपके सवाल ये छपने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 59। ये कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या होंगी, जैसे वो कोई लाभ के पद पे ना हो, इस तरह की बातें जो हैं इसके अंदर कही होती है। राष्ट्रपति की शपथ बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 60। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आपका ना ही वाइस प्रेसिडेंट होगा, ना ही आपका दोस्तों कोई भी मिनिस्टर ये कुछ भी होगा, आपका आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, और अभी वर्तमान में कौन है, तो DY चंद्रचूड़ जी जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और कितने नंबर के, तो 50वें नंबर के। और अगर आपसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछे भारत के, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा HJ कानिया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61। ये कहता है राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन आज तक कभी चलाया नहीं गया है भारत के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 63। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपका अनुच्छेद किसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत है। अब दोस्तों बहुत इजी सवाल आप सभी को बताना है कि अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, बहुत आसान सवाल है, ये लोग आप आसानी से दे दोगे। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 76 76। और आपको ये भी बताना है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, ये सवाल दोस्तों आपको खुद से निकालना है और बताना है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 79 संसद का गठन। 80 में पूछे आपका तो राज्यसभा की संरचना, और 81 में है आपका लोकसभा की संरचना आती है। अगर आपसे पूछता है कि क्या कोई प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई अनुच्छेद है, तो दोस्तों नहीं, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड डायरेक्ट जो है अनुच्छेद आपका नहीं है, वो आपके इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 108, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा दोस्तों, संयुक्त बैठक, जो दोनों सदनों की इट मीन्स राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक किसके अंतर्गत है, तो 108। ओके, इसके बाद है दोस्तों धन विधेयक। धन विधेयक किसके अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये आपका 110 है। और अगर आपसे वार्षिक वित्तीय विवरण, इट मीन्स आपसे वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग कहते हैं बजट, क्या कहते हैं,
बजट। अगर आपसे बजट के बारे में पूछे तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किसके अंतर्गत है? तो दोस्तों ये आपके अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन आपके इसके अंतर्गत आता है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके और बन सकता है उच्चतम न्यायालय से कि उच्चतम न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है, आपसे ये सवाल पूछेगा तो आपको आंसर देना है ये कौन सा है, तो एक अभिलेख न्यायालय है। इट मीन्स यहाँ जो भी डिसीजन होती हैं उस डिसीजन को रख कर और जो है आप जो भी डिसीजन हुए तो उसको जो है रखा जाता है और आगे भी उस डिसीजन का मदद लेकर आगे भी डिसीजन सुनाने में हेल्प होती है। तो ये आपके अनुच्छेद किसके अंतर्गत है अभिलेख न्यायालय? तो 129 के अंतर्गत है। धप्पेगा दोस्तों सवाल ये इस बार जरूर। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 143 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी कि उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उससे परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, बट उच्चतम न्यायालय जवाब देगा ये वो बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 148, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। दोस्तों इसका भी आंसर आपको देना है, ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये भी आपको देना है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, इसके अलावा बात करें दोस्तों कि राज्य के राज्यपाल किसके अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत। राज्य का महाधिवक्ता किसके अंतर्गत दोस्तों आता है? तो ये आपके अनुच्छेद 165 के अंदर आते हैं। इसके अलावा बात करें विधानसभा की संरचना 170 और विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के अंदर आती है। अब दोस्तों आप बताओगे कमेंट करके कि अभी तक कितने राज्य में जो है विधान परिषद है। ओके, ये आपका काम है दोस्तों कि आपको बताना है कि विधान परिषद जो है अभी तक कितने राज्यों के अंदर है और उन राज्यों का नाम क्या है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 216, ये कहता है उच्च न्यायालय का गठन। हाई कोर्ट का गठन है 216 और सुप्रीम कोर्ट 124। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 226 में ये है कि जैसे 32 के तहत जो है अनुच्छेद 32 के तहत कोई डायरेक्ट रिट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाता है, ठीक उसी तरह 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट के अंदर रिट लगा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243, पंचायत नगर पालिका एवं सहकारियों समिति से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों अंतर्राज्यीय विकास परिषद, ये सवाल आपका एमटीएस में छपा था। 263 ये आर्टिकल है जिसमें अंतर्राज्यीय विकास परिषद की बात कही गई है। नेक्स्ट है आपका संचित निधि क्या है? तो संचित निधि किसके अंदर है दोस्तों? तो ये आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड, तो ये आपका हो जाएगा 266। और आकस्मिक निधि किस में है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 267। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग आपके अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आते हैं, फाइनेंस कमीशन। और इसके भी अभी कौन है हेड दोस्तों? आपके बहुत आसान है, ये भी आप बता सकते हो, इसका भी आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 300A की बात करें तो इसमें संपत्ति का अधिकार है, जो कि 31 जो हमारा आर्टिकल 31 था उससे हटाकर इसमें डाल दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315, ये आपके हैं संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, इट मीन्स यूपीएससी। और इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो इसका मैं बता देता हूँ, मनोज सोनी जी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनुच्छेद 324, ये आपके हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित। ओके, तो दोस्तों जो कि आपके इलेक्शन का सारा कार्यभार देखते हैं और अभी वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों राजीव कुमार जो हैं वो अभी वर्तमान में आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 330, यह लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट संघ की परिभाषा किसके अंदर दी गई है? तो अनुच्छेद 343। और अगर आपसे पूछे कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 348(1), 348(1). ओके, सॉरी 343(1) क्या है दोस्तों? 343(1). नेक्स्ट है आपात की उद्घोषणा, ठीक है, तो 352, राज्य में आपात 356 और वित्तीय आपात 360। ये तो दोस्तों आपको याद होगा, एकदम इजीली है। नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट अनुच्छेद 368, ये कहता है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। संविधान में संशोधन किसके तहत होती है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट थे जो कि आपके कराए गए हैं, जिनसे कि आपके बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉलिटी में सवाल यहीं से बनते हैं आपके सबसे ज़्यादा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस की बात करें तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की इकाई क्या है। तो ध्वनि की इकाई जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, डेसिबल में हम लोग नापते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ 1 मिनट समय निकाल कर इस वीडियो को लाइक कर दे, ओके। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दोस्तों आपको वहाँ मिलेगा, उसको आप प्रेस कर ले ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे, ओके। और रेगुलर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ से भी आपको वीडियो के रेगुलर अपडेट मिल जाएंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहला है आपका 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 जनवरी। NRI डे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे आपसे पूछे तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस नेशनल आर्मी डे तो दोस्तों ये आपके बनाया जाता है इंडियन आर्मी डे, आप इस तरह इंडियन आर्मी डे या आपके क्या होगा दोस्तों 15 जनवरी, ओके। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं 25 जनवरी को। और गणतंत्र दिवस तो दोस्तों आपको पता ही होगा 26 जनवरी। बट बात करें दोस्तों शहीद दिवस, तो शहीद दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं 30 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका फरवरी की बात करें तो फरवरी में है आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी, ओके। नेक्स्ट है आपका सुरक्षित इंटरनेट दिवस। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए दोस्तों मैंने लिया है क्योंकि अब जो है इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज होने लगी है, तो दोस्तों इसलिए आपका सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है। राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछे तो 13 फरवरी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो आपको ध्यान रखना है 8 मार्च। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब मार्च का दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है आपका विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। तो 1 मार्च आपका हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस तो आपका दोस्तों 3 मार्च बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च। विश्व जल दिवस या फिर बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका 24 मार्च। तो 24 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व टीबी डे, ओके। 7 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कोरोना के लिए दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे, ओके। नेक्स्ट है आपका 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथिक दिवस क्या है, विश्व होम्योपैथी दिवस। नेक्स्ट 17 अप्रैल अगर आपसे पूछे कि विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल। सिविल सेवा डे 21 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अगर पृथ्वी दिवस पूछे तो 22 अप्रैल। आपसे अगर दोस्तों 22 मार्च कहाँ गया दोस्तों 22। विश्व जल दिवस पूछे तो 22 मार्च, पृथ्वी दिवस पूछे तो 22 अप्रैल। और एक है दोस्तों आपका 22 मई जो कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस पूछे तो 22 मई हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती दिवस, ये आपका 24 अप्रैल अनुच्छेद 40 अभी बताया आपको। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत दिवस क्या है दोस्तों, आयुष्मान भारत दिवस ये कब मनाया जाता है तो ये आपका 30 अप्रैल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रमिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका हो जाएगा 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू विरोधी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई। विश्व दूध दिवस, तो दूध दिवस कब मनाया जाता है तो 1 जून दोस्तों आपका हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व रक्तदाता दिवस, तो रक्तदाता दिवस जो है हम लोग 14 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व शरणार्थी दिवस, तो ये आपका हो जाएगा 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि अभी हाल ही में होने वाला है वापस से, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 जून।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, तो ओलंपिक दिवस कब मनता है दोस्तों? तो 23 जून को मनता है। डॉक्टर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त और नागासाकी दिवस 9 अगस्त। लेकिन इससे महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपके 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस अगर आपसे पूछे दोस्तों तो राष्ट्रीय आपका क्या था? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? 12 जनवरी। और यहाँ है आपका 12 अगस्त। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस, आपको पता होगा। शिक्षक दिवस आपको पता होगा। हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर्स डे एम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन पर 15 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इट मीन्स गांधी जी का बर्थडे। नेक्स्ट है आपका भारतीय वायुसेना दिवस, तो वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। विश्व डाकघर दिवस आपसे पूछे तो ये आपका मनता है 9 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपका था जो है वो आर्मी डे था, जो कि आपका 15 जनवरी को हम लोग मना रहे थे। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, और ये था आपका, एक मिनट दोस्तों, हाँ, और ये था आपका वायुसेना दिवस। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। इसके बाद विश्व सुनामी दिवस की बात करें तो यह आपका 5 नवंबर। राष्ट्रीय संविधान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान रेडी हुआ था, तो इसीलिए राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस कब? तो 4 दिसंबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। और भारतीय सेना दिवस आपका हो जाएगा कब? तो 15 जनवरी। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। चाय दिवस दोस्तों आप सभी के लिए ये दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, तो ये कब है आपका? 15 दिसंबर को, इसको आप लोग नोट कर ले। नेक्स्ट है विजय दिवस, तो विजय दिवस की बात करें तो 16 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब? तो दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सारे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट दिवस से सवाल थे और इसके साथ साथ आर्टिकल से। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे आपके हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20.95% है। ऐसे दोस्तों बात करें तो सबसे अधिक कौन है? तो नाइट्रोजन है, जिसकी परसेंटेज है 78%। आपसे सवाल डायरेक्ट पूछेगा परसेंटेज में भी और ऐसे भी पूछ सकता है। ऑक्सीजन कितना? तो 20.9। आपसे दोस्तों अदर गैसेस पूछे तो अदर गैसेस तो नहीं, लेकिन आर्गन जरूर पूछेगा, कितना है? तो 0.90%। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03%। तो ये दोनों जो है आपको दोस्तों ध्यान रखना है याद से। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भांगड़ा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो भांगड़ा नृत्य की बात करें तो ये आपका पंजाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है आपके बैसाखी पर्व पर किया जाने वाला एक नृत्य है। नेक्स्ट आपका मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध जो है वो भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम जो कि बर्मिंघम में हुआ था, इसमें पहला गोल्ड जो है इन्होंने ही जीता था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हम लोग देख लेते हैं दोस्तों अब डांस से रिलेटेड कि कौन से जगह के कौन कौन से फेमस डांस हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ का आपका फेमस है संथाली, छाऊ, चतरा और लाठी जो है, ये सारे डांस आपके यहाँ के फेमस हैं। पंजाब की बात करें दोस्तों तो आपका है भांगड़ा, डफ, धामल और डंकारा। राजस्थान घूमर, गणगौर, कालबेलिया और छारी। ये सवाल दोस्तों कालबेलिया और घूमर तो आप दोस्तों बहुत रेगुलर देखे होंगे। तमिलनाडु भरतनाट्यम, ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। कोलट्टम और कवाडी अट्टम। गोवा की बात करें तो यहाँ है आपका सिग्मो, जंगौर, फुगदी भी आपका इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका हो गया मटकी, फूलपति, गिद्धा नृत्य,
सेला भडोनी, ये सारे जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा पैंथी, राउतनाचा, पंडावनी, भरथरी चरित्र, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। झारखंड पूछे तो झूमर, झूमर के बाद आपका फगुआ बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सरहुल नृत्य, डांगा, घोड़ा नाच, डोमचक, ये सारे जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आपके बन सकता है, ईस्ट इंडिया का है। तो इसमें दोस्तों आपके चारों ईस्ट इंडिया के हैं, जैसे है आपका बुई, छालो, पुनुंग, पोपिर और बारडो छाम। मणिपुर पूछे तो आपको थांगटा याद रखना है, डुंगचोलोम, पुंगचोलोम, लाई हरोबा, नेपा नृत्य, रासलीला, ये सारा सवाल दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर से और अरुणाचल से। मेघालय की बात करें तो आपका हो जाएगा नांगरेम, लाहो। मिजोरम का आपका बात करें तो कौन सा है, खुल्लम, चैलम, आपके तंगलम, ये सारे जो हैं आपके इससे रिलेटेड हैं। और लास्ट आपका आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ का है आपका कुचिपुड़ी, बुट्टा बोमलू, उसके बाद तपेता गुल्लू, लंबाडी, ये सारे जो हैं आपके, कोलट्टम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। कुछ डांस जो बच गए हैं दोस्तों वो आपके जो है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको एग्जाम से पहले कल आपको करा दिए जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, ठीक है। और यह जो है बाघ परियोजना के तहत आने वाला पहला पार्क है। इसका नया नाम अगर आपसे पूछे तो क्या है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नया नाम रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप नेशनल पार्क की वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों आपके लिए जो है 1 जून से लगातार दोस्तों इस तरह के सीरीज़ कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको एक वीडियो में आपको ये मिलेंगे नेशनल पार्क से रिलेटेड, जिसमें आपके सारे स्टेट वाइज नेशनल पार्क करा दिए गए हैं, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर लें। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके बहुत सारे जो हैं दे दिए गए हैं, ये आपको दोस्तों पढ़ लेना है खुद से। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी कहाँ का डांस है ये भी दिया गया है, और इसके साथ कौन कौन लोग करते हैं ये भी आपको दिया गया है, तो ये दोस्तों आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट दोस्तों ये भी है आपका और सारे जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, उरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो उरी बांध की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है आपसे ये पूछे उरी बांध तो आपका आंसर हो जाएगा झेलम नदी। नेक्स्ट है आपका अंडे के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं। तो अंडे का जो ऊपर वाला भाग है उसे जो है हम लोग एग योक कहते हैं। तो दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए MTS के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनका भी 13 से 20 जून तक एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए को जो है बहुत बहुत एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आप लोग जो है अच्छे से और सारे जितने भी वीडियो हैं वो देख ले और एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से फोड़ देना है पेपर को, ओके।